अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद करता हूँ कि आप सारे के सारे खैर खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अपने अपने घर पे नेट लेकर बैठे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग इंशाल्लाह वो सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपने नेट में फेस करे होंगे। ठीक है, सो नाउ विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट अ टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 1, इफ द करंट इज फ्लोइंग इन द सेम डायरेक्शन देन दे अट्रैक्ट ईच अदर ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स। क्योंकि देखो हमारे पास बेसिकली सिनेरियो ये होता है कि मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास ये पहला वायर है और इसके पैरेलल हमारे पास ये दूसरा वायर है। अब इन दोनों के अंदर बेसिकली हमारे पास अगर करंट की डायरेक्शन सेम होगी ना, तो ये दोनों के दोनों जो वायर हैं, ठीक है, ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, लेकिन 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 अगर मेरे पास एक ये वायर है और उसके नीचे मेरे पास पैरेलल दूसरा वायर है और इनके अंदर जो करंट गुजर रहा है उसकी डायरेक्शन अपोजिट है, यानी कि सीधे हाथ पे जा रहा है, एक दूसरे हाथ पे जा रहा है। ओके, तो ये दोनों के दोनों वायर जो हैं ये आपस में एक दूसरे को रिपेल कर लेंगे। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये बेसिकली आकर बोर्ड लेवल के ऊपर भी बहुत ज़्यादा बेतहाशा आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इफ अ ट्रेन कवर्स 78720 किलोमीटर इन 240 आवर्स देन इन 1 आवर इट कवर्स। देखो इसकी एग्जाम्पल ना बिल्कुल इस तरीके से है और इसको सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल वैसा ही है जैसे मैं आपको बोलूँ कि मेरे पास जो 5 बुक्स हैं ना, मेरे पास जो 5 बुक्स हैं वो आ रही हैं 20 रुपए की। ठीक है, मुझे बताओ कि एक बुक कितने की होगी, तो आप 5 बुक को वहां बेच दो तो बन जाएगा 1 बुक इक्वल्स टू 20 रुपीज अपॉन 5। 5 1 5, 5 4 20, यानी कि अगर मेरे पास जो है वो एक बुक जो है बेसिकली वो आ रही है 4 रुपए की। ये सिनेरियो, तो अगर आप इस कन्वर्जन सीख लोगे ना तो आप हर चीज को आपस में कन्वर्ट कर सकते हो। अब देखो लिखा हुआ है कि मेरे पास एक ट्रेन है वो 78720 किलोमीटर कवर कर रही है 240 घंटे में। मुझे बताइए कि वो 1 घंटे में कितना कवर करेगी। तो आपने ये लिखा 787, सॉरी यहाँ 7 है, 720 इक्वल्स टू, ये किलोमीटर है, इक्वल्स टू 240 आवर्स। ठीक है, तो वो 1 आवर में कितना कवर करेगी, 240 को वहाँ भेजना है। ठीक है, तो आके वो बन जाएगा, दैट इज यहाँ पे एक मार्जिन खींचेंगे और बन जाएगा 78720 डिवाइडेड बाय 240 किलोमीटर इक्वल्स टू 1 आवर। बस अब आप इसको जो है सिंपल मल्टीप्लाई कर लें तो सबसे पहले जीरो से जीरो मर जाएगा और ये आपको यहाँ बनेगा, अगर मैं इसको डिवाइड कराऊँ 2 से तो ये बनेगा 2 1 2 और 2 2 4 और बन गया 2 3 6, 1 ऊपर कैरी और 2 9 18 और 2 3 6, यहाँ पे 1 कैरी और 2 6 12। ठीक है, अब एंड में 6 आ रहा है, यहाँ पे 12 है, इसका मतलब ये कि ये और फर्दर जो है वो 12 डिवाइड होंगे। अगर मैं इसको 3 से डिवाइड कराऊँ तो बनेगा 3 4 12 और बनेगा 3 1 3, 3 3 9, 3 1 3 और 3 2 6। अब एंड में 2 आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है नीचे। ठीक है, तो कैलकुलेशन इस तरीके से की जाती है। तो बन जाएगा 2 2 4 और बन गया 2 5 10 और 2 6 12। तो 2 6 12 यहाँ पे 1 ऊपर कैरी और 2 5 10 और 1 वहाँ पे जाएगा तो बनेगा 12 एंड 2 6 12 यहाँ पे आएगा। ठीक है, फिर अगेन इसको हम लोग फर्दर डिवाइड करेंगे तो बनेगा 2 1 2 और 2 3 6, 2 2 4 और 1 ऊपर यहाँ पे कैरी और 2 8 16। यानी कि मेरी जो ट्रेन है वो 328 किलोमीटर जो है वो कवर करेगी 1 आवर के अंदर। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं कि भाई मेरे पास जो ट्रेन है, ठीक है, वो 2 घंटे में कितना फासला कवर करेगी, तो आप 3 to 8 को 2 से मल्टीप्लाई करा दीजिएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास कन्वर्जन का खेल होता है। ओके, तो ये आपके पास ये आंसर दैट इज 3 to 8 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 3, किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ। यहाँ से मुझे ना एक एनईटी का क्वेश्चन याद आ गया। एनईटी का क्वेश्चन क्या था, एनईटी में वाला ये वाला जो है सवाल पूछा गया क्योंकि एनईटी वालों को पता था कि भाई हम जो है वो सिंध बोर्ड को यूजुअली फॉलो कर रहे होते हैं, तो एनईटी को पता था कि भाई हमारे बच्चे जो है वो रट्टा बहुत मारते हैं। एनईटी ने क्या करा, एनईटी ने बोला कि भाई किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ एनर्जी होता है, ये हर बच्चे बच्चे को पता है। एनईटी ने चालाकी क्या करी, एनईटी ने चालाकी ये करी कि एनईटी ने पूछ लिया कि मुझे बताओ कि किलोवाट किसका यूनिट है, किलोवाट इज द यूनिट ऑफ। और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे जो बच्चे मौजूद थे, ओके, उन्होंने दोबारा एनर्जी के ऊपर टिक करा। क्यों, क्योंकि उन्हें ये वाली बात हटाई गई थी कि भाई जहाँ किलोवाट दिख जाए वहाँ पे आपने एनर्जी का यूनिट मार्क करना है। नहीं, ऐसा नहीं है। किलोवाट जो है ना सिर्फ और सिर्फ किलोवाट वो आपके पास पावर का यूनिट है। लेकिन अगर इस किलोवाट के आगे कुछ ना कुछ टाइम भी लग जाए, आवर लग जाए, सेकंड लग जाए, मिनट लग जाए, कुछ भी लग जाए, तो वो एनर्जी का यूनिट बन जाता है। यूजुअली हम लोग आर लगाना पसंद करते हैं किलोवाट के आगे। ठीक है, तो किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ एनर्जी।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज। देखो हमारे पास ना लीस्ट काउंट, जब यूनिवर्सिटी गया था तो उसके बाद समझ में आया था कि ये होता क्या है। लीस्ट काउंट बेसिकली हमारे पास होता है कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट की वो खूबसूरती या किसी भी इंस्ट्रूमेंट की वो यूनिकनेस कि वो कितनी छोटी सी छोटी वैल्यू को मेजर कर सकता है, वही बेसिकली हमारे पास कहला रहा होता है उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट। अब हमारे पास जो लीस्ट काउंट होता है ना वर्नियर कैलिपर का, वो 0.01, हाँ 0.1 मिलीमीटर के बराबर होता है। लेकिन ये किसका है, ये बेसिकली आपके पास वर्नियर कैलिपर का है। वर्नियर कैलिपर से आप जो है वो लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं, आप इनर डायमीटर, आउटर डायमीटर और डेप्थ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली जो हमारे पास एक माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज है, हमारे पास एक और इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको हम लोग कह रहे होते हैं माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज। ये बहुत ही मशहूर ज़माना जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट रहे हैं। अगर आप इंजीनियरिंग करने के लिए जाओगे ना तो आपको फर्स्ट ईयर में ये पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। तो माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज में बेसिकली हम लोग क्या कर रहे होते हैं, हम लोग जो है वो डायमीटर को यूजुअली ज़्यादा फोकस उससे कर रहे होते हैं। हमारे पास जो माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज होता है ना, इसका बेसिकली हमारे पास जो लीस्ट काउंट होता है ना, वो होता है 0.01 मिलीमीटर। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ कि वर्नियर कैलिपर ज़्यादा अच्छा है डायमीटर कैलकुलेट करने के लिए या माइक्रोमीटर ज़्यादा अच्छा है, तो आप बोलोगे सर माइक्रोमीटर ज़्यादा अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि माइक्रोमीटर में हमारे पास जो डेसिमल्स हैं वो ज़्यादा और नंबर ज़्यादा कवर हो जाएंगे, ठीक है। सो नाउ ये बेसिकली ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ये बी ऑप्शन जो है ये माइक्रोमीटर का। क्वेश्चन नंबर 5, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन एट द सेंटर ऑफ अर्थ इज। देखो आपके पास वेट क्या होता है बॉडी का। अगर मैं आपको बोलूं कि भाई अगर आप कंसीडर करो कि ये आपके पास एक अर्थ है, ठीक है, और जब ये आपके पास अर्थ है तो ये अर्थ का बेसिकली आपके पास है सेंटर, ठीक है। अब बेसिकली हमारे पास वेट क्या है, वेट हमारे पास सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि वेट हमारे पास एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है। और वेट क्या है, वेट बेसिकली हमारे पास होता है कि वो फोर्स है वेट जो कि अर्थ लगाता है हर उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, और अर्थ ये चाहता है कि वो उस ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ खींचे, अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करे हमेशा। लेकिन जब कोई बॉडी अर्थ के सेंटर पर आ जाती है, दैट इज यहाँ पे जब कोई बॉडी अर्थ के सेंटर पर आ जाती है तो उस ऑब्जेक्ट का वेट भी जीरो होता है, और उस ऑब्जेक्ट में जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है वो भी जीरो हो जाती है। क्योंकि भाई अर्थ चाहता था कि हमारे पास जो बॉडी है वो अर्थ के सेंटर पे आ जाए। अब बॉडी अगर अर्थ के सेंटर पे आ गई तो अब फिर अर्थ थोड़ी फोर्स लगाएगा। सिमिलरली अगर मैं इसको एक और एग्जाम्पल से समझाऊं, आप लोगों ने पढ़ा होगा दैट इज कि अपना सेंटीमीटर फोर्स और सेंटीमीटर एक्सीलरेशन का फॉर्मूला, ठीक है। आपने बेसिकली ये माना है कि ये आपके पास जो है वो सेंटर है किसी भी सर्कल का, और आपके पास जो है कोई भी गाड़ी जो है वो इस सर्कल में रिवॉल्व कर रही है। अब आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि हमारे पास जो सेंटीमीटर फोर्स का फॉर्मूला होता है वो होता है Fc=mv² और हमारे पास जो सेंटीमीटर एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है वो होता है AC=v²/r। ये सबने पढ़ा होगा। अब हमारे पास सेंटीमीटर फोर्स जो है वो बेसिकली एक ऐसी फोर्स है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को चाहिए ताकि वो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो सर्कल में रोटेट होना शुरू कर ले। वो बेसिकली हमारे पास कहलाती है सेंटीमीटर फोर्स। और सेंटीमीटर फोर्स की डायरेक्शन जो होती है ना वो टुवर्ड्स द सेंटर होती है, ओके, यहाँ पे होती है सेंटीमीटर फोर्स की डायरेक्शन। और हमारे पास जो सेंटीमीटर एक्सीलरेशन है उसकी भी डायरेक्शन हमारे पास जो है वो टुवर्ड्स द सेंटर आ रही होती है, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट जो कि एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा था एंड देन वो फाइनली किसी भी सर्कल के सेंटर के ऊपर आ गया, तो मुझे बताइए कि सेंटीमीटर फोर्स और सेंटीमीटर एक्सीलरेशन क्या होगी। तो आप इस फॉर्मूले से नहीं निकाल सकते फिर, ठीक है। फिर आप इस फॉर्मूले से नहीं निकाल सकते। फिर आप जो है वो बेसिकली बोलेंगे कि अगर कोई भी जो ऑब्जेक्ट है अगर वो अर्थ के सेंटर के ऊपर आ जाएगा, ठीक है, तो या फिर अगर कोई भी जो ऑब्जेक्ट है अगर वो एक सर्कल में रिवॉल्व कर रहा था एंड देन वो उस सर्कल के सेंटर के ऊपर आ जाएगा, तो आपके पास जो सेंटीमीटर फोर्स है, ओके, वो भी जीरो हो जाएगी और सेंटीमीटर एक्सीलरेशन भी जीरो हो जाएगी, ठीक है। ये सिनेरियो। और AC=v²/r ये बेसिकली ड्राइव होता है कोई भी चीज़ बन जाती है, लेकिन खैर वो हमारे कोर्स से क्योंकि मैं बता देता हूँ आपके पास बनेगा दैट इज AC= आपने पढ़ा होगा V=r ओमेगा होता है, ठीक है। तो ये बन जाएगा AC=r² ओमेगा² अब r² से r² कट जाएंगे, आके बन जाएगा AC=r ओमेगा²। यानी कि सेंटीमीटर एक्सीलरेशन जो है ना, सेंटीमीटर एक्सीलरेशन वो रेडियस के डायरेक्टली डिपेंडेंट होती है, ठीक है, हमेशा। नो
इसका जो आंसर था बेसिकली था वो जीरो। और बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी डिस्कस हो गए। इन सिंपल हार्मोनिक मोशन द काइनेटिक एनर्जी इज मिनिमम एट। देखो आपके पास ना बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो थोड़ा कंफ्यूज होते हैं कि मिनिमम का है मैक्सिमम का है। मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, जरिए से ना आप सब कुछ कर लोगे। वो ट्रिक क्या है? वो ट्रिक ये है कि भाई हमारे पास दो पॉइंट होते हैं, ठीक है। एक होता है मीन पॉइंट, जिसको आप लोग कह रहे होते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट या मीन पोजीशन। और दूसरा पॉइंट होता है उसको हम लोग कह रहे होते हैं एट एक्सट्रीम पॉइंट, ठीक है। मीन पॉइंट में क्या होता है? देखो यहाँ पे आ गई वेलोसिटी, यहाँ पे आगे आगे काइनेटिक एनर्जी। एक्सट्रीम पोजीशन में देखो क्या होता है, एक्सट्रीम पोजीशन में बेसिकली आपके पास होती है वेलोसिटी और आपके पास होती है काइनेटिक एनर्जी। आपके पास जो मीन पॉइंट या इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है ना, इधर बेसिकली आपके पास जो वेलोसिटी है ना वो मैक्सिमम होती है। कुछ याद नहीं करना आपने, सिर्फ ये दो याद कर, ये सिर्फ ये दो याद रखना है। मीन पॉइंट या आपके पास इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आपके पास जो वेलोसिटी होती है, ठीक है, वो होती है बेसिकली आपके पास मैक्सिमम। एंड सिमिलरली आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो भी मैक्सिमम होती है। लेकिन अब बात करते हैं एक्सट्रीम पॉइंट की। एक्सट्रीम पॉइंट पे आपके पास जो वेलोसिटी है वो मिनिमम होती है और काइनेटिक एनर्जी भी आपके पास जो है वो मिनिमम आ जाती है। और कुछ बुक्स में जीरो भी लिखते हैं लेकिन हम लोग इसको मिनिमम पढ़ते हैं, ठीक है। अब वेलोसिटी का कॉन्ट्रास्ट क्या होगा? वेलोसिटी का कॉन्ट्रास्ट होगा बेसिकली आपके पास एक्सीलरेशन। और काइनेटिक एनर्जी का कॉन्ट्रास्ट क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी का कॉन्ट्रास्ट आपके पास होगा पोटेंशियल एनर्जी। तो बस एक दूसरे का उल्टा करना है और देन आंसर निकालना है। आपने बस एक ही चीज याद रखनी है, क्या? मीन पॉइंट पे वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? बस मीन पॉइंट पे वेलोसिटी मैक्सिमम है, काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम है, ठीक है, बस। और इसका उल्टा कर लेंगे तो एक्सेलरेशन पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। कुछ भी याद नहीं रखना। अगर दो चीजें एक साथ याद रखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। एक ही चीज याद रखनी है, क्या? मेन पॉइंट पे वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? मेन पॉइंट पे वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, बस, ठीक है। सो ना लिखा हुआ है आपके पास कि इन सिंपल हार्मोनिक मोशन द काइनेटिक एनर्जी इज मिनिमम एट। मेन पॉइंट पे तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, तो बचा कौन सा? एक्सट्रीम पॉइंट। तो ये रहा आपके पास, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। वॉट हैपन्स टू फ्रीक्वेंसी व्हेन जी एंड एल बोथ आर डबल्ड? आपके पास जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में वो होता है सिंपल पेंडुलम में टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। टाइम पीरियड जो है बेसिकली आपके पास डिपेंडेंट कर रहा होता है लेंथ के ऊपर, ठीक है। और आपके पास फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी बेसिकली आपके पास होती है एफ इक्वल टू 1/t, ठीक है। अभी आकर बन जाएगा 1/2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। ये ऊपर चले जाएगा और ये पलट जाएगा तो आगे बन जाएगा 1/2 पाई अंडर रूट जी/एल। यानी कि अगर आपका जो एग्जामिनर है वो जी की वैल्यू को भी डबल कर रहा है, यानी कि दूसरे प्लेनेट पे जा रहा है वो, और आपकी जो लेंथ है उसको भी डबल कर रहा है, तो यह क्या बन जाएगा? एफ इक्वल्स टू 1/2 पाई अंडर रूट 2g/2l। ये टू टू से मर जाएंगे, अगर बन गया एफ इक्वल्स टू 1/2 पाई अंडर रूट g/l। यानी कि अगर आपका जो एग्जामिनर है वो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को भी डबल करे और लेंथ को भी डबल करे तो आपके पास जो फ्रीक्वेंसी है वो रिमेन सेम होगी, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, इन आइसोथर्मल प्रोसेस दैट इज कांस्टेंट। देखो आपके पास जो प्रोसेस होते हैं ना हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में, जब आप इंशाल्लाह आगे जाके मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ोगे ना तो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स बहुत आने वाला है, बहुत आने वाला है, ठीक है। खैर, तो इन आइसोथर्मल प्रोसेस आपके पास क्या चीज़ कांस्टेंट होती है? अब आपके पास जो प्रोसेस होते हैं वो होते हैं चार। एक तो ये प्रोसेस होता है Q इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस का डेल्टा डब्ल्यू, ये सबने पढ़ा है, ठीक है। ये बेसिकली आपके पास होता है आइसोबैरिक प्रोसेस में। आइसोबैरिक प्रोसेस बेसिकली आपके पास जो बार होता है ना, बार आपके पास प्रेशर का यूनिट होता है मेजर करने का, ठीक है। सो बेसिकली आइसोबैरिक में क्या होता है? प्रेशर कांस्टेंट होता है। सिमिलरली आइसोकोरिक, आइसोकोरिक में क्या होता है? आइसोकोरिक में बेसिकली आपके पास जो वर्क डन होता है, जो वॉल्यूम होता है, ठीक है, वो कांस्टेंट होता है, यानी कि Q इक्वल्स टू डेल्टा यू। इसमें क्या होता है? इसमें आपके पास जो आइसोकोरिक है ये, और इसमें क्या होगा? इसमें बेसिकली आपके पास जो वॉल्यूम है, ठीक है, उसको कांस्टेंट रखा जाएगा। और सिमिलरली आपके पास एक और प्रोसेस होता है जिसको हम लोग कह रहे होते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर आपके पास जो टेम्परेचर होता है, ठीक है, वो कांस्टेंट होता है। और ये सवाल एमडी कैट के पेपर में आया था। एमडी कैट का पेपर हुआ था, एमडी कैट में एक बच्चे से क्वेश्चन पूछा कि मुझे बताओ कि टेम्परेचर इज द फंक्शन ऑफ व्हाट। ये लिखा था कि टेम्परेचर इज द फंक्शन ऑफ व्हाट। आपके पास जो टेम्परेचर है वो किसका फंक्शन है? आपके पास जो टेम्परेचर है वो इंटरनल एनर्जी का फंक्शन है, ठीक है।
क्योंकि टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी जो है वो आपस में डिपेंड होते हैं। नो, आपके पास क्या होता है कि आइसोथर्मल प्रोसेस में ना आपके पास होता है Q इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस का डेल्टा डब्ल्यू, यानी कि आपके पास जो इंटरनल एनर्जी है वो कांस्टेंट है, यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो Q इक्वल्स टू डेल्टा डब्ल्यू, ये होता है आइसोथर्मल में। अब एक लास्ट चीज रह गई, वो है एडियाबैटिक। अच्छा, ये सारे के सारे जो चीजें हैं ना, जो प्रोसेस हैं, ये देखो ये ना हमारे पास सारे के सारे जो प्रोसेस हैं ये इंजन के अंदर यूज होते हैं। इंजन में हमारे पास साइकिल होता है, इंजन के अंदर जो साइकिल्स होते हैं, तो इंजन के में जो साइकिल्स कंप्लीशन होती है ना, वो इन्हीं प्रोसेस से होती है। वहाँ पे हम आइसोबैरिक और आइसोकोरिक को एच एस में डिस्कस नहीं करते हैं हम लोग। वहाँ पे आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन और एडियाबैटिक कंप्रेशन को डिस्कस कर रहे होते हैं, ठीक है। तो एक दफ़ा मेरा वाइवा था, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स था, तो एग्जामिनर ने मुझसे सवाल पूछा था कि मुझे बताओ कि यहाँ पे लिखा हुआ है आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, इधर इधर आइसेंट्रोपिक प्रोसेस से मुराद क्या। मैंने कहा इधर एंट्रोपी सेम होती है, ठीक है। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस यानी कि एडियाबैटिक प्रोसेस, सिस्टम की एंट्रोपी सेम होती है, ठीक है। सो ना ये सारे के सारे हमारे पास जो प्रोसेस हैं, ये हमारे पास डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन, जिसको आप लोग कह रहे होते हैं 2 स्ट्रोक इंजन, 4 स्ट्रोक इंजन, ठीक है, उसके अंदर बेसिकली हमारे पास जो है यूटिलाइज होते हैं। 2 स्ट्रोक इंजन में 360 डिग्री पे एक साइकिल कंप्लीट होता है, 4 स्ट्रोक इंजन में 720 डिग्री पे एक साइकिल कंप्लीट होता है। पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन बेसिकली 4 प्रोसेस के ऊपर काम कर रहे होते हैं, ठीक है। सो आपके पास जो एडियाबैटिक प्रोसेस होता है ना, इसकी इक्वेशन 2 होती है। एक होती है माइनस का डेल्टा यू इक्वल्स टू प्लस का डेल्टा डब्ल्यू, और एक होती है प्लस का डेल्टा यू, प्लस का डेल्टा यू इक्वल्स टू माइनस का डेल्टा डब्ल्यू। ये दो इक्वेशन हमारे पास एडियाबैटिक की। एडियाबैटिक में हमारे पास ना हीट अंदर आती है ना हीट बाहर जाती है, ठीक है। ये सिनेरियो हमारा। अब ये हमारे पास माइनस का डेल्टा यू इक्वल्स टू प्लस का डेल्टा डब्ल्यू है ना, ये बेसिकली हमारे पास एडियाबैटिक की क्वेश्चन है। लेकिन ये एक्सपेंशन है या कंप्रेशन है हमें कैसे पता चलेगा। ये हमारे पास एक्सपेंशन है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास डेल्टा डब्ल्यू के साथ पॉजिटिव लिखा हुआ है, तो ये हमारे पास एडियाबैटिक एक्सपेंशन है। प्लस का डेल्टा यू इक्वल्स टू माइनस का डेल्टा डब्ल्यू, ये हमारे पास एडियाबैटिक कंप्रेशन है। सर आपको कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव लिखा हुआ है। ये माइनस का डेल्टा यू इक्वल्स टू प्लस का डेल्टा डब्ल्यू है ना, ये बेसिकली आपको वाली बात बता रहा है कि आपके पास जो इंटरनल एनर्जी है, आपके पास जो सिस्टम है उसके अंदर जो गैस है, गैस ने अपनी इंटरनल एनर्जी को खर्च किया वर्क डन करने के लिए, ठीक है। ये बेसिकली आपको वाली बात बताई जा रही है माइनस का डेल्टा यू इक्वल्स टू प्लस का डेल्टा डब्ल्यू में। जबकि प्लस का डेल्टा यू इक्वल्स टू माइनस के डेल्टा डब्ल्यू में ये वाली बात बताई जा रही है कि आपके पास जो सिस्टम है, सिस्टम ने अपनी इंटरनल एनर्जी खर्च नहीं की। सिस्टम के अंदर जो गैस है उसने, सिस्टम के अंदर जो गैस है उसने अपनी इंटरनल एनर्जी खर्च नहीं की वर्क डन करने के लिए, जब यहाँ पे सिनेरियो लिखा जा रहा है, ठीक है। और जब भी आपके पास एक्सपेंशन होती है तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है, और जब भी आपके पास कंप्रेशन होती है तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है, यानी कि इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती है। तो प्लस लिखने का कारण ये भी है, ठीक है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में आपके पास जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, टू इक्वल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज टू अ 30 वोल्ट बैटरी, द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रेजिस्टर इज। ये बेसिकली हमारे पास ना एक केवीएल की स्टेटमेंट है। सर ये केवीएल क्या होता है? केवीएल बेसिकली हमारे पास होता है दैट इज किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ। केवीएल हमारे पास होता है किरचॉफ का वोल्टेज लॉ। ये किरचॉफ का वोल्टेज लॉ होता क्या है? किरचॉफ का वोल्टेज लॉ बेसिकली हमारे पास ये वाली बात कहता है कि हमारे पास जो बैटरी का पोटेंशियल है ना, जो बैटरी पोटेंशियल प्रोवाइड करती है, वो हमारे पास हर इंडिविजुअल एलिमेंट्स के ड्रॉप के बराबर आ रहा होता है, ठीक है। यानी कि आसान अल्फाज में कि मिसाल के तौर पे मेरे पास इसी एग्जाम्पल को कंसीडर कर लेते हैं। एक ये रजिस्टर है, एक ये रजिस्टर है और एक ये रजिस्टर। ये बेसिकली मेरे पास एक 30 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट है, ठीक है। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। हमारे पास जो छोटा डंडा होता है वो नेगेटिव होता है, जो बड़ा डंडा होता है पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब ये हमारे पास मिसाल के तौर पे ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है, यानी कि इन तीनों रेजिस्टेंस की हमारे पास जो वैल्यू है वो सेम है। अब हमारे पास ये केवीएल कहता है क्या? ये केवीएल बेसिकली हमारे पास वाली बात कहता है कि हमारे पास जो बैटरी का पोटेंशियल है वो बेसिकली डिवाइड हो जाएगा हर उस एलिमेंट के जो सर्किट में मौजूद है। अब सर ये एलिमेंट क्या होते हैं? सर केमिस्ट्री है? नहीं, केमिस्ट्री नहीं है। एलिमेंट बेसिकली हमारे पास वाली बात होती है कि आपके पास जो सर्किट है वो किन पैरामीटर से कंप्लीट हो रहा है, उसके अंदर क्या क्या पैरामीटर्स मुश्तमिल हैं, वो रेजिस्टर है, इंडक्टेंस है, कैपेसिटेंस है, वो क्या है,
ठीक है। सो आपके पास केवीएल बेसिकली वाली बात कहता है कि हमारे पास जितना बैटरी पोटेंशियल प्रोवाइड कर रही है वो बराबर होगा कि हर इंडिविजुअल एलिमेंट्स ड्रॉप के, और अगर आप तमाम इंडिविजुअल एलिमेंट ड्रॉप को सम अप कर लोगे तो आपके पास वही वोल्टेज बैटरी के पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा, ठीक है। सो एक तो वाली बात कहता है। एक और भी इसका लॉ होता है, उसको हम लोग कह रहे होते हैं केसीएल। केसीएल क्या होता है? केसीएल बेसिकली होता है यहाँ पे वोल्टेज ना, यहाँ पे करंट आ जाएगा। केसीएल होता है किरचॉफ का करंट लॉ। किरचॉफ का करंट लॉ कहता है कि भाई अगर हमारे पास के मिसाल के तौर पर ये सर्किट है, ठीक है। किरचॉफ का करंट लॉ कहता है कि अगर हमारे पास जितना करंट बैटरी प्रोवाइड करती है, ठीक है, उतना करंट बैटरी के अंदर वापसी आ जाता है, ठीक है। यानी कि इंग्लिश के टर्म में द टोटल करंट एंटरिंग द नोड इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल करंट लीविंग द नोड। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास बैटरी जो है, ठीक है, अगर मैं इसको कन्वेंशनल करंट से बनाऊं तो बैटरी मिसाल के तौर पे आपको जो है वो यहाँ पे 5 एम्पीयर का करंट प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। बैटरी जो प्रोवाइड कर रही है 5 एम्पीयर का करंट है। अब ये 5 एम्पीयर का करंट यहां से निकल के ना ये 4 एम्पीयर का करंट नहीं हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस करंट को अपोज करता है, ठीक है, ब्लॉक नहीं करता। अगर वो ब्लॉक करेगा तो वो स्लो कम करेगा, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या करता है? रेजिस्टेंस करंट को अपोज करता है, ब्लॉक नहीं करता है, ठीक है। सो आपके पास सिनेरियो ये होता है कि अगर बैटरी यहाँ पे 5 एम्पीयर का करंट प्रोवाइड कर रही है तो उधर से भी 5 एम्पीयर का करंट निकल जाएगा, क्योंकि केसीएल ही कहता है कि द टोटल करंट एंटरिंग द नोड इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल करंट लीविंग द नोड। अगर आपके पास 30 वोल्ट की बैटरी है और वो बेसिकली आपके पास 3 रेजिस्टर कनेक्टेड है सीरीज के अंदर और उनकी वैल्यूज भी सेम है, ठीक है, तो बेसिकली आपके पास जो वोल्टेज ड्रॉप होगा ना हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट का वो 10 वोल्ट होगा। यानी कि यहाँ पे भी 10 वोल्ट आ रहा होगा, यहाँ पे भी 10 वोल्ट आ रहा होगा और यहाँ पे भी 10 वोल्ट आ रहा होगा। तमाम फिर जब आप इन तमाम 10 वोल्ट 10 वोल्ट 10 वोल्ट को ऐड करोगे तो वो 30 वोल्ट बन जाएगा बैटरी के पोटेंशियल करेगा ना। क्वेश्चन नंबर 9 का ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो बहुत बातें हो गई ना। क्वेश्चन नंबर 10 इन एफ इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी, ये बेसिकली लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है दैट इज एफ इक्वल्स टू क्यू ब्रैकेट वी क्रॉस बी लिखा हुआ है। ये ओपन होता है, बन जाता है आपके पास दैट इज एफ इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। वो आपसे पूछ रहे हैं द एंगल बिटवीन एफ एंड वी एंड बी इज। अब देखो आपके पास नहीं कुछ भी नहीं है, अगर आपने क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर्स का पढ़ा है ना तो ये आसान है। अब देखो मिसाल के तौर पर मेरे पास एक ये वेक्टर है ए इक्वल्स टू बी क्रॉस वी, बी क्रॉस सी, ठीक है। अब होता है बेसिकली हमारे पास के ये जो हमारे पास बी क्रॉस सी है ना, ये बी क्रॉस सी, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। यानी कि अगर मेरे पास एक एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा होता है ना तो एक वाई एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा होता है, ठीक है। ये दोनों आपस में कैसे होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। अभी ए क्या है? ये जो ए होगा ना बेसिकली ये बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा और ये जो ए होगा ये साथ ही साथ सी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा। तो आपको ये वाली शॉर्ट फॉर्म में बात बताई जाती है कि जब आप बी क्रॉस सी का वेक्टर प्रोडक्ट लेंगे और रिजल्ट में आपको एक वेक्टर मिल जाएगा तो जो वेक्टर है वो बी क्रॉस सी के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। ये वाली बात आपको बताई जाती है। तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास जो रिजल्ट के अंदर जो वेक्टर मिलेगा, अगर मैं बी क्रॉस सी का वेक्टर प्रोडक्ट लूं और रिजल्ट के अंदर मुझे एक वेक्टर मिल गया तो वो जो रिजल्ट के अंदर मुझे एक वेक्टर मिला है ना वो बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा और साथ ही साथ सी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। सो नाउ परपेंडिकुलर का मतलब क्या है? परपेंडिकुलर का मतलब है दैट इज आपके पास, सॉरी पाए लिख रहा था मैं, परपेंडिकुलर का मतलब है आपके पास 90 डिग्री, एज सिंपल एज दैट। तो क्वेश्चन नंबर 10 का डी इज द राइट आंसर। सो दिस इज ऑल अबाउट कि जो आपने जो है वो प्रॉब्लम फेस करोगे अपने नेट के टेस्ट में, ठीक है। एंड आई होप कि आपको जो है वाली वीडियो फ्रूटफुल लगी होगी, ठीक है। सो जज़ाकल्लाह, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर अटेंडिंग माय लेक्चर, ठीक है। जज़ाकल्लाह, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।